इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने अपने जज्बात पे कंट्रोल करके वज़ीर आला और उसकी टीम पर तनकीद करने के बजाय बजट के बाद जो एहतजाजी मुजाहरा था उससे आप तकरीर करते हुए आपने शिनाज़ ज़बान में सर पूरी अस्तूरी कौम की हद तक इज़्ज़त की और उसके अलावा तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक के पार्टी के सरबराह अपोजिशन लीडर को किसी सूरत ज़ेब नहीं देती। वज़ीर आला को अस्तूर भेजने वाली बात को अस्तूरी कौम अपने ऊपर लेती है, हमारी कोई गलती नहीं। आप अबूरी आइनी सेटअप की फजीलत बयान करते हुए उसका दिफा करते थे एक हुकूमती तर्जमान की तरह, तो इस सूरत हाल के बाद आपकी पार्टी क्या इस आरजी सेटअप के हक में दिफा करेगी सफ़े अवल में जिस तरह पहले थे इसी तरह? अबूरी सूबे का मुतालिबा खालिद खुर्शीद साहब का नहीं है, हम अपने मंशूर का दिफा कर रहे हैं। आपने अगली दफ़ा वज़ीर आलाशिप के लिए कंप्रोमाइज़ किया है, ये जो आपका मंशूर था हक हाकिमियत पर और हक मिल्कियत में से एक पे आपने कंप्रोमाइज़ किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं अपोजिशन लीडर कानून साज असम्बली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट साहब। आज इनसे हम गिलगित बल्तिस्तान के कुछ अहम इशूज़ पर तफसीलन बात करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान समेत तमाम वज़रा ये दावे कर रहे हैं कि तरक्याती पैकेज से लेकर बजट तक तमाम मंसूबे, तमाम स्कीमें जो हैं वो हर ज़िला, हर तहसील, हर इलाके को बराबरी की बुनियादों पर तकसीम की गई हैं और उसके अलावा पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की जो है सबसे ज़्यादा तरजीहात पर रखी गई है। तो फिर ये गिलगित शहर को कैसे नज़रअंदाज किया गया है? पिछले बजट से लेकर अभी तक आप सरापा एहतजाज हैं। हाँ, गिलगित डिस्ट्रिक्ट में 3 हलके हैं। इन 3 हलकों की तामीर और तरक्की के हवाले से जब हम देखते हैं साबिका जो अदवार हैं उनको, तो जो रेशो हुआ है इन्वेस्टमेंट का या फंड्स की, गवर्नमेंट के फंड्स की यूटिलाइजेशन का जो रेशो है वो हल्का नंबर 1 में 5% है, हल्का नंबर 2 और 3 में 95% है। ठीक है, ये सिलसिला पिछले तकरीबन 20-25 साल से चल रहा है और इस दफ़ा का जो रेशो है वो 3% और 97% है। तो 3% हल्का नंबर 1 को रखा गया, बाकी 97% जो बजट है वो हल्का नंबर 2 और हल्का नंबर 3 में रखा गया। ये डेटा मौजूद है कापी के अंदर, एडीपी की जो फाइल है उसके अंदर मौजूद है। तो अब सूरत हाल यही है कि मतलब आपने 20-25 साल इस हल्के के ऊपर जुल्म हुआ, चूँकि इस हल्के के लोगों के वोट देने का जो ट्रेंड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था, वो सेक्टेरियन बेस्ड इलेक्शन होते थे। हमने 20 साल स्ट्रगल की। इस साल नहीं हुए, इस इलेक्शन में नहीं हुआ ये कि इस दफ़ा हमने 20 साल स्ट्रगल किए, तो इस साल अगर इलेक्शन में सेक्टेरियन बेस्ड होता आपने खुद कहा है सर कि अस्तूर में बाकायदा तौर पर मजहबी स्कॉलर्स ने मुख्तलिफ नुमाइंदों को जिताकर असम्बली तक पहुँचाया है। क्रास में जिताया ना, क्रास में हुआ ना, पहली दफ़ा हुआ, मतलब सेक्टेरियन बेस्ड इलेक्शन नहीं हुआ। हल्का नंबर 1 से या अस्तूर से कोई मजहबी जमात नहीं जीती, पॉलिटिकल पार्टीज जीते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो वोट बैंक होता है वो मतलब वो कॉमन वोट होता है, एक दूसरे को क्रॉस सेक्टेरियन वोट पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह पहली दफ़ा हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में ये मिड टूटी और हल्का नंबर 1 के अवाम ने मजहबी जमातों के और दीगर जो सेक्टेरियन बेस्ड एलिमेंट्स थे उनकी नहीं सुनी और उन लोगों ने मतलब सियासी बुनियाद पे अपने वोट का इस्तेमाल किया। तो लोग मेन स्ट्रीम हुए एक हिसाब से। तो हम इनको यही समझा रहे थे कि जब लोग मेन स्ट्रीम हुए हैं तो उसको इनकरेज करें, उसको अपनी किसी सियासी ज़िद की बुनियाद पे, किसी और अदावत की बुनियाद पे इस हल्के के लोगों को फिर किसी वजह से मुतासिर ना करें, उनसे स्कूल ना छीनें, उनसे कॉलेज की सहूलत ना छीनें, उनसे हेल्थ की सहूलत ना छीनें, उनसे वाटर सप्लाई की सहूलत ना छीनें। ये बुनियादी ज़रूरतें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रोड्स नहीं हैं, मतलब गलियों के अंदर से गुजरते हैं, कहीं पे पानी की सहूलत नहीं है, पीने के साफ पानी की सहूलत नहीं है, हेल्थ की सहूलत मौजूद नहीं है।
तो बहुत ज़्यादा पसमानदगी। हल्का नंबर 1 तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान के 24 हल्कों में सबसे पसमानदा तरीन हल्का है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गिलगित हमारा आईना है और गिलगित हमारी पहचान है, हमारा कैपिटल है। अगर एक वज़ीर आला इसी शहर के आने के बावजूद भी इस शहर के तामीर तरक्की के लिए काम नहीं हुआ है, या फिर जैसे भी वज़ीर आला ने काम नहीं किया है साबिका इस शहर के लिए, तो उसके बावजूद भी इस हुकूमत की इस शहर की तामीर तरक्की के लिए तरजीहात होनी चाहिए। और इसी तरह एज अपोजिशन लीडर आपका भी बहुत अच्छी बात है, किरदार होना चाहिए इसकी तामीर तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद करना एज अपोजिशन लीडर। लेकिन सर, इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आपने अपने जज्बात पे कंट्रोल करके वज़ीर आला उसकी टीम पर तनकीद करने के बजाय बजट के बाद जो एहतजाजी मुजाहरा था उससे आप तकरीर करते हुए आपने शिनाज़ ज़बान में सर पूरी अस्तूरी कौम की हद तक इज़्ज़त की और उसके अलावा तज़हीक आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक के पार्टी के सरबराह अपोजिशन लीडर को किसी सूरत ज़ेब नहीं देती थी। हफीज़ुर रहमान साहब ने जैसे कि आपका सवाल है कि उसने शहर में काम नहीं किया, ये आपकी बात गलत है। हफीज़ुर रहमान ने एक लाइन खींची, उस लाइन खींचने के बाद उसने भरपूर काम किया अपने हल्के की हद तक। जो बाउंड्री लाइन बनती है हफीज़ुर रहमान साहब की, वहाँ तक इस वक्त तक हर रोड पेवर के ऊपर है। वो नुमाइंदा यकीनन अपने हल्के का था, लेकिन वज़ीर आला तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान का था और कैपिटल को तो खूबसूरत से खूबसूरत बनाना, तामीर तरक्की पर किरदार अदा करना उसका काम था। इस बात का तो वो जवाब दे ना गिलगित के अवाम को। लेकिन जहाँ जहाँ से बाउंड्री लाइन हल्का नंबर 2 की लगती है वहाँ पे आपको पेवर नज़र आएगा। मैं आपको मिसालें देके समझाता हूँ। कोणुदास आरसीसी पुल से की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ से मतलब हल्का नंबर 2 की तरफ जितनी सड़कें जाती हैं, मतलब 5-6 सड़कें हल्का नंबर 2 की तरफ जाती हैं, वो सब की सब पेवर मशीन से मेटल्ड हैं। वहाँ से हल्का नंबर 1 की तरफ भी 5-6 सड़कें जाती हैं, उसको मतलब एंड टेल तक, वो सब के सब इस वक्त मतलब कोई तारकोल का नाम और निशान ही नहीं है। सही है। तो ये तो मतलब हफीज़ुर रहमान साहब ने किया, उसी के ऊपर फिर ऐड किया खालिद खुर्शीद साहब ने, फिर मतलब कोई 2 अरब का बजट हल्का नंबर 2 को दिए, हल्का नंबर 1 को 3% दिए। तो ये तो इनका कैरेक्टर है, ये इनका किरदार है, ये इनका चेहरा है। उस चेहरे को हम आवाम के सामने लेके आते हैं। अगर मैं तनकीद करूं एक वज़ीर आला के ऊपर, मैं हम ये कहें कि हम वज़ीर आला को उठा के अस्तोर भेजेंगे, अगर ये वज़ीर आला को अस्तोर भेजने वाली बात को अस्तूरी कौम अपने ऊपर लेती है, हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है कौम के साथ। हमारा काम है हुक्मरानों को चैलेंज करना। सर, मैं आपके एग्जैक्ट जो आपने अल्फाज कहे मैं दोहरा क्योंकि आपने आपने वाहिद कहीं इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जमा के सेगे को आपने इस्तेमाल किया है। आप दोहरा दें सर। शिनामे में एग्जैक्ट उसको दोहराता हूँ। खान ताने पियन ताने बड़ आन बानत पितरोन बेस सुठ इख्तियार ले तो तुम खसलत पशरानत को वक्ति जा सुर इख्तियार लेल तो ने असुट लेलबिन सुट दू लफ्जी इख्तियार आल तो सुजारू तो सोच तुम खसलत पशरानत नी से सोचते न कि नी सही हुकूकी गजब थे आन असुर हुकूमत थन बेस से नू वापस अस्तुर ट्रेनोन। अच्छा, तर्जुमा अगर किया जाए तो सर इसका ये है कि खाते यहाँ हो, पीते यहाँ हो, बड़े यहाँ होते हो, पालते हमें, तुम्हें इख्तियार मिलती है, तुम अपनी औकात दिखाते हो। जिस वक्त आप लोगों को इख्तियार मिलती है तो हमें पता चलता है, 2 लफ्ज़ इख्तियार आए तो तुम्हारी औकात का पता चलता है। इनका ये ख्याल है कि हमारे हुकूक गज़ब करके हुकूमत करेंगे, हम इन्हें वापस अस्तूर भेजेंगे और हम आपको गले में पकड़ के भेज देंगे। नीचे वाले आपने जुमलों में वाहिद इस्तेमाल किया, कोई शक नहीं, आप वज़ीर आला से मुखातिब ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले आपने जितने भी वर्ड्स यूज़ किए हैं, जुमले यूज़ किए हैं, आपने जमा से आप एक कौम से मुखातिब हैं, पीटीआई से तो आप मुखातिब थे नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप अस्तूर की पूरी कौम अगर गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरान है तो आप बता दें, तो आपने जमा का सिगा क्यों इस्तेमाल किया? मैं वही कहता हूँ ना, अगर पूरी अस्तूर की कौम वज़ीर आला है, अगर आप ये समझते हैं, अस्तूर की कौम ये समझती है कि वो पूरी अस्तूर की कौम के ऊपर के पास वज़ीर आला का ओहदा है, तो फिर तो आपको ये समझना दुरुस्त है। नहीं, अगर अस्तूर से खालिद खुर्शीद साहब मुंतखब होकर गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली में आकर गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का वो सरबराह बना है, तो वो अस्तूर उसका रिलेशन है, उसका वो रिलेशनशिप है अस्तूर के साथ। उसने पला है इधर
बड़ा इधर हुआ है, स्कूलिंग उसकी इधर हुई है, सब कुछ उसने यहाँ पे किया है। तो उसकी जगह मसर शिना, मेरी भी मादरी जबान शिना है, आप ये कहते हम खानो आने पियनो आने बड़ा आने बानो पितरेगी मतलब आप लोग ऐसे है ना कि मतलब आप बहुत बिला वजह सेंसिटिव होना चाहते हैं। पूरी अस्तौर की कौम सेंसिटिव होना चाहती है, पूरी अस्तौर की कौम। आप जमा का सेगा इस्तेमाल करेंगे फारसेक ऑफ आर्गूमेंट्स कि हमने हुक्मरान को चैलेंज किया, उसके नतीजे में पूरी अस्तौर की कौम हमें गालियां देना चाहती है, दे वेलकम करते हैं, हम रिएक्शन नहीं करते। जितनी गालियां दे सकते हो दे दो, हमने रिएक्शन नहीं करना होता। हमारे पास हुकूमत नहीं है, हम अपोजिशन में हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ है। अगर इस जुल्म में अस्तौर की कौम अपने आप को शामिल करती है, ये उनकी मर्जी है। अगर ये जुल्म खालिद खुर्शीद ने किया है तो खालिद खुर्शीद के जुल्म का हिसाब हम खालिद खुर्शीद से मांगेंगे, ये हमारा हक है। एग्जैक्टली। अगर हम खालिद खुर्शीद से उसका हक मांगते हैं, अगर आप इसको अस्तौर और गिलगित की लड़ाई डालना चाहते हो, इसमें भी हम आपको वेलकम करते हैं, कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी करें। आपको बहुत शौक है तो करें, हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। नहीं सर, आप उसकी जगह में वज़ीर आला या उसकी पार्टी मैंने या जो उसके वज़रा को मैंने जो कहना था इस इशू के ऊपर कह दिया। अगर ये गिलगित और अस्तौर के झगड़े को पैदा करके खालिद खुर्शीद की हुकूमत को आप करवा रहे हैं सर, हम थोड़ी करवा रहे हैं। आपके मुस्लिम लीग नून के अभी गिजर में जलसे मैंने अभी दो बातें की को टारगेट किया गया, आपने शुरुआत किया है, तो आपको तो कहना चाहिए। आप इतने सेंसिटिव, अस्तौर इतनी सेंसिटिव क्यों है? अस्तौर पूरी क्या, अस्तौर पूरी कौम हुक्मरान है। आप फर्द वाहिद से होते तो शायद सेंसिटिव नहीं होते। क्या अस्तौर की पूरी कौम हुक्मरान है? आप लोगों को ये एहसास है कि आप सब हुक्मरान हैं? इस्तेमाल किया इसलिए ऐसा हुआ। भाईजान ये इस्तारे होते हैं, ये होते इस्तारे। मतलब रायवंड भेजने की बात आती है तो रायवंड को बात नहीं होती। रायवंड से एक बंदा आया, हुक्मरान मुंतकिब हुआ, हम आपको रायवंड भेजेंगे। अब फर्ज करें कि हम खालिद खुर्शीद को वजारत आला से उतारते हैं, आपका क्या ख्याल है कहाँ भेजें हम उसको? सर अस्तौर भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम उसको अस्तौर ही भेजेंगे ना। ऊपर वाले जुमलों में खाते हैं पीते हैं, ये जो जुमले। बात मेरी बात सुनो, क्या खालिद खुर्शीद साहब यहाँ पे स्कूलिंग नहीं हुई है? मेरे जूनियर रहे, गिलगित के स्कूलों में नहीं पढ़ा, गिलगित के कॉलेजों में नहीं पढ़ा, गिलगित का पानी नहीं पिया, गिलगित के अंदर पला बड़ा नहीं। सर आपके पार्टी के जो कारकुन हैं, जो आपके चाहने वाले थे पीपल्स पार्टी को, और आपके उनकी दिल आजारी हुई थी, ये उनके सवाल था। बारहा मुझे कहा कि आपके पीपल्स पार्टी दिल आजारी नहीं हुई। सर चंद बंधु ने आपके हक में, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब नहीं कि पीपल्स पार्टी सारे आपके हक में है। मेरी पार्टी की कोई दिल आजारी, कारकुन जो है वो तो मेरी पार्टी की कोई दिल आजारी नहीं हुई, नहीं अस्तौर कौम की दिल आजारी हुई। ये कुछ चंद लोग हैं, तो नहीं हो सकता, लेकिन चंद लोग हैं जो हमें गालियां तक दे रहे हैं, लेकिन हम काबिल मुज़म्मत थे। मेरी बात सुनो, काबिल मुज़म्मत थे। अभी मतलब फर्ज करें कि मीडिया के ऊपर रोजाना हमें गालियां दे रहे, क्या हमने किसी एक गाली का जवाब दिया? बाशूर शख्स का काम नहीं है। दे दें, अब गालियां देते हमें फर्क नहीं पड़ता। अगला सवाल सर, बजट में आपके तहफ़्फ़ुज़ात से कबल आईनी अबूरी सेटअप के हवाले से कानून साज असम्बली से जब मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर हो रही थी, तो उस वक्त कॉम्प्रेस जमातें और सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग थे वो जब एहतजाज करते थे, तो आप वहाँ जाकर भी और उसके अलावा प्रोग्राम्स में भी, असम्बली के अंदर भी आप अबूरी आईनी सेटअप की फजीलत बयान करते हुए उसका दिफा करते थे एक हुकूमती तर्जमान की तरह। तो इस सूरत हाल के बाद आपकी पार्टी क्या इस आर्जी सेटअप के हक में दिफा करेगी सफ़े अवल में, जिस तरह पहले थे इसी तरह? बात यह है ना कि ये मतलब 5 महीने या 6 महीने हमने इस हुकूमत का दिफा किया अपोजिशन में होने के बावजूद। जब हम दिफा कर रहे थे उस वक़्त भी हुकूमत के अंदर चंद वज़रा को इतराज़ हो रहा था, तब भी इतराज़ था। जब हम हुकूमत को संभाल रहे थे या हुकूमत को मतलब का इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, तब भी वज़रा को इतराज़ था, और जिन वज़रा को उस वक़्त इतराज़ था उनको आज भी इतराज़ है। वो गिलगित के हैं या सिकरदू या अस्तौर के हैं? वो वज़ीर आला साहब के जेब में है और वज़ीर आला साहब को पता है उन वज़रा का, वो अच्छी तरह समझते हैं। अब बात यह है, अबूरी सूबे का मुतालिबा खालिद खुर्शीद साहब का नहीं है, न ही ये PTI का मुतालिबा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हम अपने मंशूर का दिफा कर रहे हैं। ये कोई इस बुनियाद पे हमने खालिद खुर्शीद का साथ नहीं दिया। वो हादिसाती वज़ीर आला हैं, आप ये ना समझे कि वो वज़ीर आला है। अच्छा, खालिद खुर्शीद साहब हादिसाती वज़ीर आला है, और इस मसनद पे आने में हमारी ताकत है, उसकी अपनी कोई ताकत नहीं है, ये भी जहन में होना चाहिए। तो ये कोई खालिद खुर्शीद की ज़ाती ताकत से वज़ीर आला नहीं बने,
ये तो हमारी तहरीक से बने या हमारी रेजिस्टेंस से उसका फाल निकला है। तो एक हादिसाती आदमी अपने आप को हादिसाती समझ ले तो बेहतर है। अच्छा सर, कल वज़ीर इत्तलात फतहुल्लाह खान साहब को मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कुछ सवालात आपके हवाले से किए जो उसने इलेक्शन के दौरान बड़े सख्त अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उसने गिला किया आपसे, कहा कि मेरे सेक्रेटरी से आकर तो यहाँ आकर वो स्कीमों की बात तो करते हैं, लेकिन मुझे एज़ अ वज़ीर एक्सेप्ट करके अगर मेरे पास आते, मेरे बड़े भाई थे, हम बैठ के बात करते। हमने कहा कि आपने गिलगित की स्कीमों मेरे ख्याल में आपने चालाकी की है, तो उन्होंने कहा नहीं, वो ख़ुद हमारे पास नहीं आना चाहते हैं, अगर आते तो मिल के काम करते। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो हमारे पार्टी के सरबराह के साथ बड़े क्लोज थे, जिसके नताइश या तमाम चीज़ें जो मिली हैं, उसने टच दिया कि वज़ीर आला के साथ आपका जो रिलेशन है वो आपके लिए अच्छा नहीं रहा, उसका नतीजा मिला आपको ये। मैं नो कमेंट्स में इस फतहुल्लाह पे जवाब नहीं देना चाहता। सर, अंदर से आप लोगों की कोई बार्गेनिंग तो नहीं हुई है? वो भी कहता बड़ा भाई है, बात नहीं करना चाहता, आप भी कह रहे हैं बात नहीं करना चाह रहा। मैंने ये नहीं कहा छोटा भाई है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा चले ठीक है। अच्छा सर, ये जो आईनी अबूरी सेटअप है एज आ एडुकेट, एक कानूनदान के तौर पर आप गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर समझते हैं? फिर मैं यही समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल जो मौजूदा सिचुएशन में है, इसका एक ही हल है। अगर हुकूमत पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अगले कुछ अरसे में कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिटमेंट ना डाले और इसको इसी स्टेटस में मौजूदा कैफियत में रखे, तो इसका नुकसान हुकूमत पाकिस्तान को हो जाएगा, उसका नुकसान रियासत पाकिस्तान को हो जाएगा और हमारे दुश्मन ममालिक का क्लेम ताकतवर हो जाएगा। इनके क्लेम्स से बचाने के लिए, और ये स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंट खित्ता है, हम दिल से ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का फौरी तौर पर फैसला होना चाहिए, इसका मर्जर होना चाहिए और तनाज़े कश्मीर को भी बचाना चाहिए। और तनाज़े कश्मीर को बचाने का वाहिद हल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को आर्टिकल 370 तरस पे कॉन्स्टिट्यूशनल मर्जर किया जाए अबूरी तौर पे, इस्तिस्वाब राय के हक़ को महफूज रखा जाए और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को वो हकूक़ दिए जाएँ जो पाकिस्तान के आइन दीगर सूबों को देते हैं। अच्छा सर, ये गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों में इस वक्त आपको ख़ुद पता है कि जो गैर मकामी लोग हैं वो बड़ी तादाद में आकर गिलगित बल्तिस्तान में ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। पहले तो गिलगित शहर और हुंज़ा तक महदूद थे, अब तो ये अस्तोर और बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला तक पहुँच चुके हैं। तो जिस तरह एजेके में वहाँ की ज़मीनें महफूज हैं क्योंकि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर, तो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें महफूज नहीं हैं। आपके तो बाकायदा मंशूर में भी ये चीज़ें शामिल हैं। वज़ीर आला साहब ख़ुद ये सारे सौदे कर रहे हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। अब तो चाइनीज़ कंसोशियम के साथ उसके मुआहदे हो रहे हैं। वो तो गिलगित बल्तिस्तान के दरिया के ऊपर भी सौदा करना चाहता है, वो गिलगित बल्तिस्तान के मादनियात के ऊपर भी करना चाहता है, वो गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनों के ऊपर भी बहुत सारे सौदे करना चाहते हैं। तो आप ये सवाल मेहरबानी करके वज़ीर आला से पूछें। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कुछ आपके मुखालिफिन भी ये कहते हैं कि हक़ हकमियत और हक़ मिल्कियत का जो नारा था, आपने अगली दफ़ा वज़ीर आलाशिप के लिए कंप्रोमाइज़ किया है। ये जो आपका मंशूर था हक़ हकमियत पर और हक़ मिल्कियत में से एक पे आपने कंप्रोमाइज़ किया है। देखिए, हम हक़ मलकियत के ऊपर मैंने असम्बली में बिल जमा कराया। बिल्कुल, वो बिल खालिद खुर्शीद साहब असम्बली में आने नहीं दे रहे। हुकूमत के तमाम वज़रा नहीं चाहते कि वो बिल असम्बली में आके पास हो जाए और लोगों को हक़ मिल्कियत मिले। पिछले 6 महीने से हमें उस बिल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पे रगड़े मिलते हैं, हमें हमारी तजलील की जाती है, उस बिल को असम्बली तक ले जाने दिया नहीं जा रहा। चूँकि इख्तियार इनके पास है, चूँकि ताकत इनके पास है, वो अपने ताकत के नशे में धुत हैं। वो हमारे बिल को असम्बली में ले जाके उसको पास करने देंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक़ मलकियत मिलेगा। और हक़ हाकिमियत के ऊपर हमने अबूरी आइनी सूबे की रेजोल्यूशन पे साइन की है। तो हम तो दोनों चीज़ें प्रोसेस में लेके चल रहे हैं और आज ये सारे एटीट्यूड के बावजूद भी हम अबूरी सूबे के हक़ में हैं। तो फिर आप किस बुनियाद पे कहते हैं कि हमने हक़ हाकिमियत छोड़ी है या हक़ मलकियत छोड़ी है? दोनों पे तो हम काम कर रहे हैं। अब चूँकि हमने असम्बली के फोरम को एग्जॉस्ट करना है, अच्छा रेजोल्यूशन जो कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट से को एग्जॉस्ट करना है, तो उस फोरम से अबूरी सूबा बनता है, तो बस वेलकम।
अगर हमारा हक मलकियत का बिल इस असम्बली से पास होता है तो वेलकम, अगर नहीं होता है तो फिर अवामी ताकत उसके सामने है, अवाम के पास हम जाएंगे। अब इस सरदस हम अवाम के पास इसलिए नहीं जाते कि हमारे दोनों इशूज़ जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं। बिल्कुल। और जब तक मामलात पार्लियामेंट से फारिग नहीं होते तब तक हम अवाम के पास जा नहीं सकते। तो कल हम पार्लियामेंट को एग्जॉस्ट किए बगैर अवाम के पास जाएंगे तो लोग हमें कहेंगे कि हमने तो आपको अपोजिशन लीडर बना के भेजा था, आपने पार्लियामेंट में क्या रोल प्ले किया, पाकिस्तान के पार्लियामेंट में क्या रोल प्ले किया, वो हम फोरम से एग्जॉस्ट करेंगे तो फिर हम अवाम के पास आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। एक बार फिर हम आपके मशकूर हैं और इंशाअल्लाह एक बार फिर दोबारा किसी इशू के साथ आपके पास हाजिर होंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का प्रोग्राम आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह एक और नए प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाजिर होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन और कैमरा टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।